सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपीक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से तीसरे अध्याय पर नरकों का वर्णन अपन ने प्रारंभ किया था कि किन के कारण नरक में जाना होता है, नरक में कैसे कैसे दुख होते हैं। और पूर्व में हमने चर्चा की थी कि नारकी परस्पर में कैसे रहते हैं। सूत्र नंबर 4 के अनुसार मुझे आंसर चाहिए। नारकी, हाँ वो माइक रखो पास में, है ना। हाँ। नारकी परस्पर में कैसे रहते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो मोक्षी बोलो। जो नारकी को परस्पर उत्पन्न किए गए कार्यों से दुख होता है और वे परस्पर में शीत उष्ण जनित आदि जो कारण है उनसे दुखी होते हैं। हाँ, मतलब नारकी जो होते हैं परस्पर में परस्परोद्दीरित दुखाश्च, परस्पर में आपस में एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं। नारकियों के दुखों के अन्य कारण और कौन कौन से हैं? नारकियों के दुखों के अन्य कारण और कौन कौन से हैं? 5th। हाँ चलो आर्या बताइए। नारकियों के दुखों के कारण संक्लिष्ट अश्रों द्वारा उत्पन्न किए गए दुख है। हाँ, संक्लिष्ट नारकियों के द्वारा कैसे होते हैं, एक दूसरे को दुखी करते संक्लिष्ट परिणाम है। और अंबावरिश नाम के देव नारकियों को आपस में कैसे लड़ाते हैं? अंबावरिश नाम के देव नारकियों को आपस में कैसे लड़ाते हैं? हाँ चलो बताइए आंशी। कुअवधि ज्ञान के द्वारा अंबावरिश नाम के देव नारकियों को उनके पूर्वकृत बुरे कार्यों का स्मरण करा के आपस में लड़ाते हैं। हाँ, पूर्वभाव का स्मरण, तुमने उसके साथ ऐसा किया था, तुमने ऐसा किया था, इस प्रकार से लड़ाते हैं। नारकियों की कितनी विक्रियाँ होती है और एक साथ कितनी विक्रियाँ बना सकते हैं? हाँ विधि बताइए। नारकी जीवों की अप्रत्यक्ष विक्रिया होती हैं, वे एक समय में एक ही विक्रिया बना सकते हैं। नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? हाँ श्रेया। नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? की उत्कृष्ट आयु कम से 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागर होती है, अर्थात नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर होती है। 33 सागर होती है। नारकियों की जघन्य आयु कितनी होती है? कम से कम अगर नरक में दुख भोगना पड़े तो कम से कम कितने वर्ष तक दुख भोग सकते? हाँ बताओ बेटा। हाँ आप बताइए। नारकियों की जघन्य आयु 1000 वर्ष, 1000 सागर वर्ष होती है। श्रेया इन्होंने सही बताया, सही क्या है? हाँ बताओ। माइक एक। नारकियों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष होती है। हाँ
नारकियों की प्रथम नरक के प्रथम पटल की जघन्य आयु कितनी होती है? 10,000 वर्ष होती, मतलब कम से कम 10,000 और अधिक से अधिक कैसी है? 33 सागर उनकी आयु होती है। नरकों में कौन जीव उत्पन्न होते हैं? नरकों में कौन जीव उत्पन्न होते हैं? चलो बताओ नैन्सी। हाँ बताओ, नरकों में कौन जीव उत्पन्न? नैन्सी नाम है क्या है? जैन्सी, सॉरी। हाँ, नरकों में हाँ, सप्तव्यसनी, तीव्र कसाई, तीव्र मिथ्यात्वी, बहुत परिग्रही, बहुत आरंभी के धारक मनुष्य त्रियंच नरकों में उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। कौन जीव जाते हैं? अगर अपने को नरकों में नहीं जाना हो तो बचो इससे। अगर हमें नरक में उत्पन्न नहीं होना हो तो कैसे सप्तव्यसनी, ये बाजार की सब वस्तुएं खाना ना, जो अभक्ष होती है, बहुत तीव्र कषाय ना, तीव्र मिथ्यात्व, देह है सो ही मैं हूँ ना, और बहुत आरंभ परिग्रह का परिणाम हो, वह जीव कैसे नरक में उत्पन्न होते हैं। पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर जीव कौन कौन हो सकता है? पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकला हुआ जीव कौन कौन हो सकता है? चलिए बताइए। हाँ गाथा। पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर नारकी तीर्थंकर भी हो सकते हैं और उनकी भाव से मोक्ष भी जा सकते, उसी भाव से मोक्ष भी जा सकते। पहला, दूसरा, तीसरा। अभी कोई है एग्जाम्पल प्रथमान योग का? मुझे दीजिए। कौन? हाँ, आराध्या। अभी 3 जो ऐसे व्यक्ति हैं जो आगे जाके भविष्य काल में तीर्थंकर होंगे। अभी एक का नाम बताओ, ये भरत चक्र की 24 में से। राजा श्रेणिक भविष्य काल में प्रथम तीर्थंकर होंगे। अभी नरक में हैं, वहाँ से निकल कर यहाँ आएंगे, मुनि पद धारण करेंगे और फिर मोक्ष जाएंगे। तो पहले, दूसरे, तीसरे नरक से भी निकलकर जीव कैसा होता है? मोक्ष तक जा सकता है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आज अपन कैसे मध्य लोक की अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे अपन ना। आज अपन मध्य लोक की सूत्र नंबर कैसा है? 7 है, उसकी चर्चा आरंभ करेंगे। अब उसमें ये बताया जा रहा है कि द्वीप और समुद्र कौन कौन से हैं और मध्य लोक की रचना कैसी होती है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले अपन सूत्र पढ़ेंगे। जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, लवणोदादयः, लवणोदादयः, शुभ नामानो, शुभ नामानो, द्वीप समुद्रा, द्वीप समुद्रा। कंटिन्यू में पढ़िए। चलो पढ़ो। हाँ दृश्य पढ़ो। हाँ अवनी। जम्बूद्वीप, लवणोदादया, शुभनामानो, द्वीप समुद्रा। हाँ चलो दृश्य। जम्बूद्वीप, लवणोदादया, शुभनामानो, द्वीप समुद्रा। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो पहले इसका संधि विच्छेद हम देख रहे थे। एक तो जम्बूद्वीप, ये पूरा क्या है जो अपने सामने जो मैप दिख रहा है ना, ये पूरा बेटा जम्बूद्वीप का कैसा है, ये मैप है। ये जम्बूद्वीप, लवण, लवण का अर्थ होता है समुद्र ना, लवण का अर्थ होता है सॉरी, लवण मतलब कैसा है, लवणोदादय अर्थात कैसे, लवणोदधि अर्थात लवण समुद्र, दादय मतलब समुद्र, लवण समुद्र। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, लवण समुद्र कहाँ पर है, दिख रहा है आपको कई जगह? हाँ कौन सी? हाँ ये यहाँ हाँ ये आपको लवण समुद्र, ये जम्बूद्वीप के बाहर है ना, ये पूरा जो है ना ये कैसा है, लवण समुद्र है। ये है ना जो जम्बूद्वीप अपना रचना है ना,
इसकी कैसी है भरत क्षेत्र की रचना? एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, गोल गोल ना। और जैसे एक द्वीप को उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, जम्बू द्वीप है उसको घेरे हुए कैसा है? लवण समुद्र है, पूरा लवण समुद्र इसको कैसा है? घेरे हुए है। ना ना बेटा, सब द्वीप और समुद्र के नाम अलग अलग है ना, अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। सब द्वीप और समुद्र के नाम अलग अलग है। अभी 2.5 द्वीप में कैसे है? लवण समुद्र है ना, पहला तो लवण समुद्र, फिर उसके बाद कालोददी है ना, फिर कालोददी समुद्र है ना, उसके बाद फिर पुष्करार्ध, पुष्करार्ध द्वीप, और उसके फिर आधा हो जाता है ना पुष्कर, हाँ मतलब पुष्करार्ध द्वीप मतलब वहाँ पर मानुषोत्तर पर्वत होता है, वो बीच पुष्करार्ध द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत होता है। ये रेड कलर का आप पर्वत देख रहे हो ना, वो मानुषोत्तर पर्वत है। ये रेड कलर का आप पर्वत देख रहे हो ना बेटा, ये सब बाउंड्री में जो इसमें 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप के मैप में ये जो आप देख रहे हो ना, सॉरी ये हाँ 2.5 द्वीप के मैप में ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, रेड कलर की जो बाउंड्री आपको दिख रही है ना, ये मानुषोत्तर पर्वत है। ये क्या है? पुष्करार्ध द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत हो जाता है, तो वो पुष्करार्ध द्वीप के कैसे हैं? 2 पार्ट हो जाते हैं, तो आधा हो जाता है। जैसे 2.5 द्वीप है, 2.5, तो 2 कौन से हुए द्वीप है ना? एक तो जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड, और एक पुष्करार्ध द्वीप के साथ आधा, इसको बोलते हैं 2.5 द्वीप, 2.5। तो लवणोददी, तो ये कैसा है? अपना लवण समुद्र है। ये पूरा जो जम्बू द्वीप है उसके बाहर कैसा है? एक द्वीप और एक समुद्र, एक द्वीप और एक समुद्र है। ऐसी पूरी रचना इसके अपने भरत क्षेत्र की रचना है। तो लवणोदादय शुभ नामों, शुभ नाम वाले होते हैं। जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड है ना, ये सब कैसे हैं? शुभ नाम वाले कैसे हैं? द्वीप और समुद्रा, अर्थात द्वीप और समुद्र होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं मध्यलोक में क्या क्या हैं? मध्यलोक, अपन कहाँ रहते हैं? मध्यलोक में रहते हैं ना। तो मध्यलोक में और क्या क्या हैं? जम्बू द्वीप आदि में शुभ नाम वाले द्वीप, और लवणोददी, ददी मतलब समुद्र होता है, लवणोददी आदि शुभ नाम वाले कैसे हैं? समुद्र होते हैं। देख लिया, ये जम्बू द्वीप, ये पूरा कैसा है? जम्बू द्वीप है, और ये कैसा है? लवण समुद्र है, उसके आसपास कैसा है? पूरा लवण समुद्र। यहाँ तो बेटा ऐसा ही लिखा है, लेकिन सब इसके योजन कितने बड़े हैं, क्या हैं, ये भी सब कैसा है? आगम में आया हुआ है। तो ये अब ये द्वीप समुद्र कितने हैं ना? ये द्वीप समुद्र कैसे कितने हैं? बोले असंख्या द्वीप और असंख्या समुद्र है। मात्र कैसे हैं? अपन ये नंदीश्वर द्वीप तक अपन कैसे हैं? जाते हैं, मतलब अपन तो नहीं जाते हैं, देवता लोग कैसे हैं? जाते, उसकी चर्चा मिलती है तो आगम में सब की चर्चा, लेकिन असंख्यात के न तो नाम बता सकते हैं, न तो असंख्यात को बोल सकते हैं। इसलिए मात्र कैसे है? कुछ ही द्वीप और कुछ ही समुद्रों की कैसी है? चर्चा की है। तो जम्बू द्वीप आदि प्रसिद्ध द्वीपों के नाम क्या के? पहले द्वीप के नाम बताते, और वे कौन कौन से द्वीप हैं, है ना। सबसे पहला कौन सा है? जम्बू द्वीप है ना। उसके बाद फिर घातकी खंड, देखो इसमें दिख रहा होगा बेटा, बताओ यहाँ पर मोक्षी बताओ, घातकी खंड का है, वह लिखा होगा इस मैप में, लिखा है, ये लो, इससे बताओ सबको। दिखा बेटा? हाँ हाँ बता दिया। धातकी खंड ये पूरा पहले वाला राउंड कौन सा है? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप बताओ, ये कैसा है? जम्बू द्वीप बोला। दूसरा द्वीप कौन सा है? ये। और बीच में जो वो है ना ग्रीन, ये कौन सा? लवण समुद्र है। दिखा बेटा? है ना, बीच में ये लवण समुद्र है। उसके बाद कैसा है? हाँ हाँ हाँ, फिर कालोददी समुद्र आ गया, है ना। फिर उसके बाद कौन सा? ये पूरा कालोददी समुद्र, राउंड करके सब बताओ पूरा,
है ना, ये पूरा कालोददी समुद्र है। और ये कौन सा है? हाँ, पुष्करार्ध द्वीप है ना, ये पूरा राउंड कैसा पुष्करार्ध द्वीप है। और इसके बीच में कैसा है? ये रेड कलर का मानुषोत्तर पर्वत आ गया है। इसके कारण पुष्करार्ध द्वीप के कैसे हैं? 2 पार्ट हो गए हैं ना। एक तो उसके कैसा है, ये 2.5 द्वीप के बाहर और एक 2.5 द्वीप के अंदर। तो जानते हो 2.5 द्वीप क्यों कहा जाता है? 2.5 है ना। तो 2 कौन से हुए अपने? जम्बूद्वीप, धात्की खंड और पुष्करार्ध द्वीप। पुष्करार्ध इसको बोलते हैं 2.5 द्वीप है ना। 2.5 द्वीप की रचना अपनी है ना, इंदौर में अपने 2.5 द्वीप की रचना है ये। तो इस प्रकार से कैसा है? ये 2.5 द्वीप है। तो इसमें है ना, सबसे पहला जम्बूद्वीप, धात्की खंड दिखाना कहाँ पर है ना, द्वीप दिख गया, धात्की खंड है ना द्वीप। फिर पुष्करार्ध द्वीप है ना, पुष्करवर द्वीप ये आधा हो गया ना, वारुणी द्वीप, क्षीरवर द्वीप ना, और इच्छुरस द्वीप। और उसके बीच में बेटा 6 नंबर का वो घृतवर द्वीप है, इसमें छूट गया है लिखना, वो घृतवर द्वीप है। और फिर इच्छुवर द्वीप, फिर 8वां नंदीश्वर द्वीप, जो अपन अष्टानी का पर्व में अपन पूजन करते ना, 8वां द्वीप नंदीश्वरम भासरम भवन भावन प्रति मानमो सुखकरम। तो 8वां नंदीश्वर अपन नहीं जा सकते हैं, अपनी सीमा 2.5 द्वीप तक ही है। इसके बाद के मानुषोत्तर नाम है ना बेटा, मानुषोत्तर मतलब मनुष्य की उतनी ही सीमा है। अब इसके आगे कैसा है? मनुष्य जा सकते नहीं हैं। तो इस प्रकार उसके बाद अरुणवर द्वीप, कुंडलवर द्वीप, शंखवर द्वीप, भुजंगरवर द्वीप ना, और कैसा है? रुचकवर द्वीप। इस प्रकार असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं ना। ये तो अपन ने मात्र 2.5 द्वीप का ही देखा है, ऐसे राउंड में असंख्यात द्वीप, एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र है ना। इस प्रकार से पूरी कैसी है? इसकी मध्यलोक की रचना है ये। और उसके बाद फिर अंतिम है स्वयंभू रमण समुद्र। इनके बाद में सबसे अंतिम में कौन सा है? स्वयंभू रमण समुद्र। ये स्वयंभू रमण समुद्र होता है ना, इसमें मगरमच्छ पाए जाते, सम्यक दृष्टि मगरमच्छ पाए जाते। और कितने योजन के? 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 250 योजन मोटे ना। इस प्रकार से स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात कैसे होते हैं? ये मगरमच्छ पाए जाते हैं। और क्या करते हैं बेटा? वो मुंह ओपन करके सो जाते हैं। आपने फिश को कभी देखा है? पास से देखा है कभी? क्या फिश अपना फेस, ये मुख कभी बंद नहीं रखती है, उसका मुंह हमेशा ऐसा खुला रहता है, वो पानी आता जाता रहता है। तो वो सो जाता है मगरमच्छ, और मुंह ओपन करके सो जाता है ना। अब उसमें असंख्यात मछलियाँ आती है जाती है बिल्कुल। और उसी के मगरमच्छ के वहाँ पर कैसा है? एक छोटा सा तंदुल मच्छ बोलते हैं, वो कैसा है? बैठा रहता है। वो सोचता है कैसा है ये मगरमच्छ, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मुंह बंद करके सबको खा लेता। लेकिन ये कैसा है? मुंह ओपन है, मछली आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। देखो वो मगरमच्छ तो सम्यक दृष्टि तो पाप नहीं बांधता है, और वो इतना सा मच्छर है ना, वो क्या करता है? अनर्थ दंडवत का पाप बांध लेता है बिना वजह क्या करता है? वो पाप बांध। बाल बेटा पीछे कर ले। तो वो बिना वजह कैसा है? पाप बांध लेता है। तो ये स्वयंभू रमण समुद्र ना, जो अंतिम समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। देखो हम लोग कहाँ रहते हैं? कौन से द्वीप में रहते हैं? हम लोग कहाँ रहते हैं? जम्बूद्वीप। कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र में रहते। कौन से खंड में रहते हैं? आर्य खंड में। देखो कहाँ रहते? ये तो जम्बूद्वीप हो गया है ना, और ये क्या हो गया? भरत क्षेत्र। ये दिख रहा है आपको? धनुष के आकार का है बेटा भरत क्षेत्र। जैसे धनुष होता है ना, ये इतना है ना, इतना, ये धनुष के आकार का है, ये भरत क्षेत्र है। और उसमें भी अपन कहाँ रहते हैं? आर्य खंड।
अपन कहाँ रहते हैं बेटा? आर्यखंड में रहते। तो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के ये आर्यखंड में रहते हैं। 6 खंड होते ना, चक्रवर्ती जब जीतने जाता है ना, 6 खंड को जीतने, तो कौन से बेटा 6 खंड को जीतता है? ये 5 तो मलेच्छ के हो, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 तो मलेच्छ खंड को जीतता, और एक कैसा है? आर्यखंड को जीतता है। बिल्कुल हाँ। और इस हाँ ये क्या लिखा है यहाँ पर? एक मिनट, मुझे दिख नहीं रहा दूर। ये वृषभाचल पर्वत है। ये कैसा है? वृषभाचल पर्वत है। जब चक्रवर्ती जीतने के लिए जाता है ना बेटा, तो फिर कैसे नाम लिखता है ना, तो बोले कहाँ लिखता है? बोले यहाँ पर। नहीं, ये मलेच्छ खंड में एक वृषभाचल पर्वत है बेटा, उस पर कैसा है वो नाम अपना लिखता है। लेकिन लिखने जाता है तो उसको कोई भी जगह खाली नहीं मिलती है, क्योंकि बोल बेटा, वैराग्य आता है। फिर क्या करता है वो काकणी नामक रत्न से लिखता है, उस पर नाम लिखता है ना अपना। तो उस समय लिखता है तो फिर मिटा देता है, तो उसे वैराग्य होता है। अरे जैसे मैंने मिटाया है, ऐसे आने वाला दूसरा चक्रवर्ती भी मेरा नाम मिटा देगा। तो ये भरत नाम स्थायी नहीं है। ये भरत नाम कैसा है? स्थायी नहीं है। शुद्धात्मा नाम स्थायी है। ऐसा जानकर वो भी एक उसके वैराग्य का कारण बनता है। बिल्कुल भाई, आपने पढ़ा तो होगा वृषभाचल पर्वत पर, लेकिन वृषभाचल पर्वत है कहाँ, है ना? अब समझ में आया आपको कि वृषभाचल मलेच्छ खंड में वृषभाचल पर्वत होता है, और वहाँ पर कैसा है वो अपना नाम लिखने जाता है, और काकणी नामक रत्न से कैसा है उसका नाम लिखता है। बोलो बेटा, कैसे रहते? हाँ, मलेच्छ खंड में भी अपने जैसे ही लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ धर्म वगैरह नहीं है बेटा। एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझा। हाँ बिल्कुल बराबर। हाँ, तो वो भाषा होती है ना। जैसे कोई गुजराती हो बेटा, और उसको गुजराती लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या होगा? समझ में आ जाएगा ना। अब दादी को कोई इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलेगा तो देखती रहेगी टकटकी लगाकर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना। तो जो जिस भाषा को जानता है उसको उस भाषा में बोला जाए तो समझ। तो इसलिए आगम में उदाहरण दिया है कि मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाया। जब उसको कहा कि तेरा अविनाशी कल्याण होगा, तब उसको लगा ओह ये ऐसा बोल रहे हैं मेरे बारे में, है ना। देखो, अपने को सामने वाले की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रहा तो हम उसको देखते रहेंगे, और हमको उसकी बात समझ में आएगी तो रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। अच्छा बुरा कुछ भी रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैसा है, ये स्वयंभू रमण द्वीप है और फिर स्वयंभू रमण समुद्र है। तो स्वयंभू रमण समुद्र में इस प्रकार से कैसे हैं, मगरमच्छ पाए जाते, सम्यक दृष्टि होते हैं बेटा। तो और इसका वर्णन तो समझ में आ गया ना। हम लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं हम लोग? रहते हैं। और कहाँ पर मैप से तुमको ख्याल में आया ना कि कहाँ है ना, भरत क्षेत्र कहाँ है, उसमें आर्यखंड कहाँ है। भरत क्षेत्र के भी कैसे होते हैं, 6 खंड कर दिए हैं, 5 मलेच्छ के होते हैं। चक्रवर्ती ये 6 खंड को जीतता है बेटा। आगम में आपने वर्णन पढ़ा होगा ना कि चक्रवर्ती कैसे 6 खंड को जीतने जाता है। तो ये 6 खंड को कैसा है, 5 मलेच्छ के, है ना, और एक कैसा है ये आर्य के। ऐसे 6 खंड को चक्रवर्ती जीतने जाता है, और जीतने जाता तो एक बूंद भी ब्लड की नहीं गिरती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। चक्रवर्ती का इतना पुण्य होता है कि वो जहाँ भी जाता है बेटा उसकी आधीनता लोग बाग स्वीकार कर देते हैं, कर लेते। ये यहाँ जीतने जाता ना तो मलेच्छ खंड की भी 32,000 रानियों को जीत कर लाता है जहाँ जाते हैं, और फिर इनसे जो संतान पैदा होती मलेच्छ खंड की रानियों से, वो मोक्षगामी भी होती है, मोक्ष भी जा सकती है। तो इस प्रकार से ये कैसे हैं, अपन आर्यखंड में रहते हैं। अब यहाँ ये कहते देखो, द्वादशांग का 12वां जो दृष्टिवाद अंग में जम्बू द्वीप का वर्णन किया है। अब इसका विस्तार से वर्णन कहाँ मिलेगा, बोले द्वादशांग का जो दृष्टिवाद 12वां अंग, 12 अंग होते हैं ना बेटा, इसमें संपूर्ण 12 अंग और 14 पूर्व
पूरा द्वादशांग इसमें आ जाता है। 11 अंग 9 पूर्वक तक तो और भी लोग कैसा है ज्ञान कर लेते हैं, लेकिन वे पूर्ण ज्ञान होता नहीं है। ऐसे नहीं बैठो, हाँ अच्छी तरह से उपयोग लगा के बैठो बेटा। द्वादशांग के 12वां दृष्टिवाद अंग में जम्बूद्वीप का कैसा है वर्णन है। लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र में 96 भोग भूमियाँ हैं। अपने बड़े स्टडी रूम में वो मैप लगा हुआ है ना कुभोग भूमियों का, तो ये कुभोग भूमियाँ कहाँ होती, एक तो बेटा ये लवण समुद्र में होती है, 96 कुभोग भूमियाँ होती, एक तो लवण समुद्र में होती है और दूसरा कालोदधी समुद्र में। ये सेकंड समुद्र दिख रहा है ना इसमें, जो ब्लू ब्लू पूरा राउंड सर्कल दिख रहा है ना, वो कालोदधी समुद्र है ना। वहाँ पर कैसे हैं ये कुभोग भूमियाँ 96 ना कुभोग भूमियाँ होती है। और इसमें वो देखे ना अपने मैप देखे ना कैसे कैसे जीव रहते हैं उसमें ना, मनुष्य जैसा फेस, मनुष्य जैसा, और कैसा है फिर बड़े बड़े कान, पूंछ, और ऐसा बिल्कुल जानवरों जैसा है बिल्कुल। तो ऐसे कुभोग भूमि के, और किस कारण से बेटा कुभोग भूमि में जन्म होता है, क्यों कुभोग भूमि में आराध्या क्यों जन्म होता है, ऐसा क्या पाप किया है। कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जन्म होता है ना। कुपात्र को मतलब जैसे अपन चलते ना, ये अपन गणेश जी को उसमें दान दे दिया, अब दुर्गा मैया का आया नवरात्रि में दान दे दिया, इसमें दान दे दिया, कुछ चलते फिरते हम भिखारियों को दान दे देते हैं ना, ये दे देते ना। पैसे तो कभी देना ही नहीं बेटा, कदाचित हो तो भोजन दे देना, अपने पास हो तो ना, वस्त्र दे दो, भोजन, क्योंकि अभी आपने पैसा दिया और अभी आके आपके पैसे से जाके शराब पिएगा, नॉन वेज खाएगा वो, है ना। तो इसलिए पैसे नहीं देना, अपने पास कोई अन्न वगैरह हो तो उसको दे देना, भोजन वगैरह हो तो ये कुपात्र को दान देने से कुभोग भूमि में जन्म होता है। तो इसलिए दान भी देना तो कैसा है, बहुत सोच समझ के देना, सुपात्र को ही दान देना बिल्कुल। एक हमारे भाई साहब थे ना, तो सनावद में तो चंदा मांगने आते थे गणेश जी का और ये नौ दुर्गा का सब। तो भाई साहब बोलते थे कि भाई हमारी महावीर जयंती होती, हम तो नहीं आपसे चंदा कभी मांगने आते हैं। बोले फिर आप हमारे यहाँ क्यों मांगने आते हो, वो देते नहीं थे। बोले क्यों, कृतकारिता अनुमोदना का पाप लगे, तो वो देते नहीं थे। बोले कि हम लोग, हमारे इतने फंक्शन आते, हमारा निर्वाण महोत्सव आता है, हमारा रक्षाबंधन का पर्व आता है, हम तो आपसे कोई नहीं मांगते, एक भी चंदा नहीं मांगते, फिर आप क्यों मांगने आते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ना चर्चा है। अब आगे कहते हैं जम्बू द्वीप में, अभी तो बेटा अपन ने कौन से द्वीप की संख्या देखी है ना, कि कितने द्वीप होते हैं, उनके नाम देखे। अब कहते हैं जम्बू द्वीप में समुद्र कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल ना, 2.5 द्वीप और समुद्र के आगे कोई जा सकता नहीं। अपनी सीमा बेटा कहाँ तक है, बस ये मानुष्योत्तर पर्वत के भीतर, बस वहीं तक कैसे मनुष्य जा सकते हैं, उसके आगे देवता लोग जा सकते हैं बेटा, है ना, लेकिन मनुष्य कैसे हैं जा सकते नहीं। ये अष्टानी का पर्व में है ना, नंदीश्वर द्वीप वगैरह में देवता लोग दर्शन करने जाते हैं, पूजन करने जाते हैं वहाँ पर। तो 2.5 द्वीप और समुद्र के आगे कोई जा नहीं सकता है। और शास्त्रों में जो स्वयंभू रमण समुद्र है ना, उसका वर्णन कैसा है आया है, और आगे फिर वर्णन मिलता है जबकि असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र पाए जाते हैं। अब वो जो अभी तक तो हमने द्वीप के नाम पढ़े बेटा ना, अब समुद्र के नाम आते हैं। लवण समुद्र, ये देख रहे हैं ना आप, लवण समुद्र ना, इसका पानी कैसा होता है, लवण मतलब नमक, इसका पानी खारा होता है, आपने देखा होगा है ना। समुद्र का पानी कभी टेस्ट किया है कदाचित मुंह में चला जाए तो खारा खारा होता है ना। तो लवण समुद्र। दूसरा है कालोदधी समुद्र, वो जल होता है, जल के है, जैसे जल होता है ना अपना, वैसा जल होता है। पुष्करवर समुद्र, पुष्करवर द्वीप और पुष्करवर, इसके बाद कैसा पुष्करवर कैसा है, समुद्र है। पुष्करवर द्वीप का तो आधा पार्ट अपन ने देख लिया, मानुष्योत्तर पर्वत आ गया। उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद पुष्करवर समुद्र होता है। फिर वारुणी समुद्र,
वारुणी समुद्र का जल बेटा शराब के समान होता है, जैसे मदिरा होती ना, शराब होती ना, उसके समान होता है ये वारुणी समुद्र का। क्षीर, हाँ बेटा, मदिरा के रंग के साथ, रंग के समान बेटा, रंग के समान है ना, मदिरा के रंग के समान होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अपना नदी में बाढ़ आ जाती है तो पानी कैसा होता है, चाय के समान दिखने लग जाता है। तो वारुणी समुद्र वो मदिरा के समान होता है। क्षीरवर, क्षीर मतलब दूध होता है, उसका ऐसा होता है वो दूध के समान है ना। अपने यहाँ पर जो इसका अभिषेक होता है ना, तीर्थंकरों का अभिषेक होता है ना, तो वो हाँ उसके लिए जो कैसे हैं ये लाते हैं ना, जो जल लाते ना, तो क्षीरवर से लाते हैं, क्षीर समुद्र से लाते हैं, क्योंकि इसका पानी जीव जंतु रहित होता है, इसमें जीव जंतु बेटा नहीं होते हैं, इसलिए उसका ही जल लाकर उससे कैसा है अभिषेक करते हैं। तीर्थंकरों का अभिषेक उसके समान दूध के समान होता है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे भेड़ा घाट का अपन देखते हैं तो कैसा लगता है, दूर से मानो दूध ही बह रहा हो। होता पानी है, लगता दूध है, होता तो बेटा पानी ही है, लेकिन लगता कैसे है, दूध के समान, दूर से एकदम सफ़ेद कैसा है दिखता है, दूध के समान होता है। और घृतवर दीप, घी के आकार का, घी जैसा है ना, घी होता नहीं है बेटा, लेकिन घी के जैसा रंग होता है ना, थोड़ा सा वाइट से थोड़ा सा कम है ना। और इच्छुवर समुद्र, ये गन्ने के रस का, जो गन्ना होता है ना, गन्ना का, गन्ने के रस का जो कलर होता है ना, उस कलर का कैसा है ये इच्छुवर समुद्र होता है। नंदीश्वर द्वीप का भी गन्ने के समान, और अरुणवर द्वीप का भी गन्ने के रंग के समान उसका जल होता है। अरुणाभास समुद्र, फिर कुंडलवर समुद्र, शंखवर समुद्र का भी गन्ने के समान होता है। रुचकवर समुद्र का भी गन्ने के समान। इस प्रकार असंख्यात समुद्र है। सबके तो नाम अवनी गिनाए नहीं जा सकते, गिनाए जा सकते नहीं, गिनाए जा सकते ना, तो कैसे हैं, कुछ के नाम गिना दिया और फिर बोलते असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं। और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र होता है। बताना, मगरमच्छ कितना लंबा होता है, 1000 योजन लंबा, चौड़ा चौड़ा 500 कैसा, हाँ 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा। कल्पना करो कि कैसा मगरमच्छ होगा, हाँ? वो समुद्र कितना बड़ा होगा और ये मगरमच्छ कैसे हैं, कितने बड़े बड़े कैसे, और ये वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मगरमच्छ हैं, और जिसमें कितने मगरमच्छ तो बेटा सम्यक दृष्टि होते हैं। बोलो बेटा। हाँ, सैनिक राजा ने ऐसा क्या पाप किया कि नरक में गया? आगामी तीर्थंकर, आगामी बेटा तीर्थंकर, और गया बेटा कहाँ, नरक में। तो ऐसा क्या पाप किया, बिना किए तो जाएगा नहीं ना, किया होगा तभी तो जाएगा ना, बिना किए कोई जाता है क्या, बिल्कुल है ना। जैसा चेहरा होगा वैसे ही फोटो आएगी ना, चेहरा अफ्रीकन का और फोटो अमेरिकन की आ जाए तो ऐसा संभव है, नहीं संभव है ना। तो पाप किए हैं बेटा, ऐसे पाप किए हैं, ऐसे ऐसी पर्यायों में कैसा है जन्म लिया है। बिल्कुल, यहाँ तो तीरेंश बने हैं है ना, वहाँ तो नरक में भी चला जाए, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव नरक में चला जाता है बेटा। मतलब ये कर्म किसी के बाप के नहीं होते, आपके होते हैं। ये आपको उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, सेंटेंस याद रखना, कर्म किसी के बाप के नहीं होते, ये आपके ही होते हैं। अब आगे कहते हैं कि जम्बूद्वीप का नाम जम्बूद्वीप क्यों पड़ा, है ना, क्योंकि जम्बूद्वीप नाम, हाँ, जम्बू वृक्ष के उपलक्षित होने के कारण इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप पड़ा। ये वृक्ष बिल्कुल है, ये सब वृक्ष बेटा है ना, वो वनस्पति काय के नहीं होते हैं, ये वृक्ष कैसे होते, पृथ्वी काय के होते हैं। देखो जम्बू वृक्ष, देखो यहाँ पर आओ, देखो, हाँ आओ, कहाँ पर है वो है ना, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो ना, हाँ वो दिख रहा है ना, वो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, वो कैसा है, जम्बू वृक्ष है। और ये कैसा पृथ्वी काय का होता है, वनस्पति काय का नहीं होता। तो जम्बू द्वीप है ना, ये कैसा है, देवकुरु और उत्तर कुरु है ना, दो कैसी भोग भूमियाँ हैं। तो ये देवकुरु उत्तर कुरु के कैसा है, उसमें है ना, उत्तर में ये कैसा है,
जम्बू नाम का वृक्ष है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जम्बू द्वीप ना। जैसे लेकिन लौकिक में तो क्या होता है बेटा, बॉम्बे में एक स्थान है बांद्रा, लेकिन एक भी बंदर नहीं मिले ना, वहाँ पर एक भी बंदर नहीं रहते हैं बिल्कुल। हाँ, और एक जगह ऐसी है ना, गोरेगांव, नाम क्या है बेटा, और सारे साउथ इंडियन रहते हैं वहाँ पर साउथ इंडियन सावले होते हैं ना। तो लौकिक में तो कोई ऐसा स्थान हो तो उसका नाम कैसा मैच नहीं खाए, लेकिन यहाँ पर तो ये जो जम्बू द्वीप नाम क्यों पड़ा कि जम्बू नामक वृक्ष के कारण इसका नाम कैसा है, जम्बू द्वीप पड़ा है। और ये वृक्ष पृथ्वी का ही होते, अकृत्रिम होते, किसी ने बनाए हुए रक्षा, किसने बनाए इनको, कोई बनाने वाला नहीं होता। अच्छा, समुद्र को किसने बनाया, अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं। ये पहाड़ों को, शिखर जी का पहाड़ किसने बनाया, अकृत्रिम, किसी ने बनाया नहीं है। अब जम्बू वृक्ष कहाँ है, ये मेरू के उत्तर दिशा में, ये देख रहे हैं ना, अपने अभी देखा ना, मेरू की ये उत्तर दिशा है बेटा, है ना, ये कैसी है, दक्षिण है। तो वो कैसे उत्तर दिशा में कैसा है, जम्बू नाम का कैसा है वृक्ष पाया जाता है। ये मैप से हम आपको इसलिए पढ़ाते हैं, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा कि पता नहीं कहाँ होगा जम्बूद्वीप, कहाँ है भरत क्षेत्र, कहाँ है आर्यखंड, कहाँ हम रहते हैं। इसलिए अपन कैसा ये मैप से अपन पढ़ाते हैं कि आपको कैसा है स्पष्ट हो जाए। अब जम्बू वृक्ष का परिवार कितना अच्छा, इनकी भी फैमिली होती है इनकी भी सूर्य चंद्रमा की भी फैमिली होती है, आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो सूर्य चंद्रमा की भी कैसी है फैमिली होती है इस वृक्ष के। ये साइंटिस्ट लोग जो खोजते हैं ना, ये क्या खोजेंगे बेटा है ना, ये जो रिसर्च करते हैं वो क्या रिसर्च करेंगे, अपने यहाँ तो इतना उनके परिवार बताएं, सूर्य चंद्रमा के सब परिवार बताए हैं। तो जम्बूद्वीप का परिवार कितना, इस वृक्ष के चारों ओर, चारों ही दिशा में 4 परिवार वृक्ष रहते हैं। सारे परिवार वृक्ष 1,40,115 हैं। मूल वृक्षों के साथ मिलाकर सारे वृक्ष 1,40,120 हैं, मतलब इतना उनका परिवार है। एक जम्बूद्वीप का इतना बड़ा, एक जम्बू नामक वृक्ष का इतना परिवार है। देखो इसमें 120 लिखा ना, कहीं कहीं कोई आगम में बेटा 119 की संख्या भी आई है। अब धातकी खंड द्वीप, पुष्करवर द्वीप, इन द्वीपों का नाम क्यों पड़ा, समझ में आया। धातकी खंड सेकंड है ना, फर्स्ट कौन सा है, जम्बूद्वीप। सेकंड राउंड कौन सा है, धातकी खंड। और ये कौन सा है पूरा बड़ा वाला सर्कल, पुष्करवर द्वीप। हाँ, तो यहाँ ये कहते हैं कि धातकी खंड और पुष्करवर द्वीप, इनका नाम क्यों पड़ा। धातकी द्वीप में धातकी नाम का उपलक्ष्य, जैसे यहाँ पर जम्बू वृक्ष है ना, ऐसे वहाँ पर धातकी नाम का कैसा है वृक्ष है, इसलिए उसका नाम कैसा है, धातकी वृक्ष के कारण धातकी द्वीप पड़ा। पुष्करवर द्वीप पुष्करवर वृक्ष से उपलक्षित है ना। पुष्करवर द्वीप में कैसा है वो, हाँ मैप में अपन देखेंगे तो दिख जाएगा वो बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, और अष्टम है ना, अष्टम बिल्कुल जानते हो, चांदनी चौक, चांदनी है वहाँ पर, महान भीड़ है वहाँ पर मतलब आपको चलने की ज़रूरत नहीं, धक्के से ही आप आगे बढ़ते चले जाओगे इतनी भीड़ वहाँ पर रहती है। और जानते हो अपन जब स्टेशन जाते हैं ना, निजामुद्दीन जाते हैं, तो रास्ते में सब ऐसी जगह जहाँ से नेताओं के क्वार्टर्स बने हुए हैं, हाँ, और वहाँ पर लिखा है न्याय मार्ग नियति को हंसी आ गई क्या लिखा है और कहाँ लिखा है, जो सबसे बेईमान भ्रष्ट, इसीलिए वहाँ पर लिख दिया कि भैया न्याय मार्ग से चलो तुम, इसलिए उस मार्ग का क्या नाम रख दिया न्याय मार्ग उसका नाम रख दिया है। अब अष्टम द्वीप कौन सा है, अष्टम द्वीप का नाम नंदीश्वर द्वीप है। नंदीश्वर द्वीप में कितने जिनालय है ना, सब देवता लोग जाते हैं वहाँ, अष्टानिका पर्व में देवता लोग दर्शन पूजन करने के लिए जाते हैं।
और नंदीश्वर द्वीप के कितने जिनालय हैं और कितनी मूर्तियाँ, उनकी ऊंचाई कितनी हैं? नंदीश्वर द्वीप के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में 13 चौक, 52 है ना बेटा, 13 चौक। आपने नंदीश्वर द्वीप की रचना तो देखी होगी, इंदौर में भी है, शिखर जी में भी है, खनिया धाना में भी है ना, है ना। ये देखो ये आपके पीछे जो मैप है ना, नंदीश्वर द्वीप की रचना उसमें बनी हुई है। 13 चौक 52 है ना, चारों दिशाओं में है ना, तो एक एक दिशा में के साथ 13 जिनालय है। तो ये 4 है ना बेटा, चारों दिशाओं में, तो 13 चौक कैसे हैं? 52। ये 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप में अपन कैसी हैं? दर्शन पूजन जो अपने इसमें भी आता है ना, नंदीश्वर द्वीप की पूजन में भी आता है। तो ऐसा 13 में कुल मिलाकर कैसे हैं? 52 जिनालय, और बीच में कैसे हैं? 5 सुमेरु पर्वत हैं, दिख रहे हैं ना, 5 सुमेरु पर्वत कैसे हैं? बीच में दिख रहे हैं। इनमें एक एक मंदिर में है ना, ये इसके अंदर मंदिर हैं, और एक एक मंदिर में 108 मूर्तियाँ, और कैसी रत्न जड़ित मूर्तियाँ हैं बेटा, रत्न जड़ित मूर्तियाँ हैं। और कैसे हैं? और कुल मिलाकर 5616 मूर्तियाँ हैं, और सभी मूर्तियाँ पद्मासन में 500 धनुष की ऊंचाई तक इतनी है। एक धनुष कितना? 4 हाथ का बेटा एक धनुष होता है ना, ये 4 है ना, हाथ है ना, तो 4 हाथ का कैसा है? एक धनुष होता है। ऐसा 500 धनुष की ऊंचाई पर आपने ग्वालियर कभी गए हो, जिसमें गोपाचल मंदिर देखा है? देखा ना, उसमें देखो वो गोपाचल पर्वत पर पद्मासन मूर्ति कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी पद्मासन मूर्ति है ना। कुंडलपुर में भी है बेटा, है ना, कुंडलपुर में भी कैसी है? तुम्हारे दमोह के पास में कुंडलपुर में भी कैसी है? मूर्ति है पद्मासन। तो ऐसे वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप में एक एक जिनालय में 500 धनुष मूर्तियाँ हैं, और 108 मूर्तियाँ हैं, कुल मिलाकर 5616 हैं। सब रत्न जड़ित हैं बेटा, अकृत्रिम हैं, किसी ने बना ही नहीं सकता है, ऐसा कोई कारीगरी नहीं है जो ऐसा बनाए, तो बना नहीं सकता है। व्यवहार पल्ले किसे कहते हैं? 2000 कोस गहरे, 2000 कोस गोल गड्ढे, केची से जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, मेंढे के बाल को, मेंढा किसको बोलते हैं बेटा? ये अपनी भेड़ होती ना बेटा, भेड़ बाल होते ना उसके, भेड़ के, वो मेंढा के बाल से भरना। जितने बाल उतने समय में भर जाए, उनमें एक एक बाल को 100 बार निकालना। कितने वर्षों में सब बाल निकल जाएंगे? कभी नहीं निकलेंगे। और उतने वर्षों में उतना समय, वो कैसा होता है? व्यवहार पल्ले का कहा जाता है। देखो मध्यलोक में त्रियक लोक, इसको मध्यलोक को बेटा त्रियक लोक भी बोलते हैं, अपना मध्यलोक है ना, इसको त्रियक लोक भी बोलते हैं ना। और असंख्यात द्वीप समुद्र समान धरातल पर पाए जाते हैं, ऐसे गोल 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 गोल। आप लोग अपने यहाँ मैप देखते हो ना, आपके स्कूल में मैप रखा रहता है, ऐसा ग्लोबल रखा रहता है, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पर पृथ्वी थाली के समान चपटी है, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, है ना। अभी इसी मैप को निकाल कर अपन जमीन में लगा दें तो क्या होगा? एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र होगा। बोलो बेटा। तो ये जो हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम वगैरह, फिर वो क्या है? वो सब काल्पनिक है बेटा, है ना। वो सब कैसे, उन्होंने उतना तो रिसर्च कर लिया कि गोल होती है ऐसा तो, लेकिन उन्होंने बॉल के समान गोल बताया है। अपने यहाँ कैसा बताया है? थाली के समान गोल है ना, ऐसे ऐसे चपटी है। एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र है। तो इस प्रकार से अब उद्धार पल्य किसे कहते हैं? व्यवहार पल्य से असंख्यात गुणा कैसा होता है? उद्धार पल्य होता है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। देखो इसमें एक प्रश्न और उपस्थित होता है ना, कि शालमली वृक्ष भी हैं, तो उसका नाम शालमली द्वीप क्यों नहीं रखा गया है? हाँ, शालमली वृक्ष है बेटा, है ना। अभी इसमें मैप में अपन देखेंगे तो शालमली वृक्ष भी है, तो वो उसका नाम फिर शालमली द्वीप क्यों नहीं रखा गया है?
क्योंकि जम्बू द्वीप की उत्तरी शाखा में जिन मंदिर हैं। हाँ, इसलिए उसका नाम कैसा, जिन मंदिर के कारण भी कैसा है, जम्बू द्वीप कैसा है, फेमस है, वहाँ पर जिन मंदिर पाए जाते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो द्वीप और समुद्र हैं उनका आकार और चौड़ाई कितनी है, तो उसकी चर्चा अपन कैसे हैं 8वें सूत्र के माध्यम से करेंगे। द्विर्द्विर विष्कंभा, द्विर्द्विर विष्कंभा, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो, वलयाकृतयः, वलयाकृतयः। चलो कंटिन्यू में पढ़ेंगे। पहले द्वि पढ़ना, फिर द्विर, है ना, उसमें र फूटा हुआ है ना बेटा, है ना, तो द्वि द्विर विष्कंभा। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो यहाँ पर इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे हाँ, तो द्विर द्विर, है ना, हाँ, दो दूने दूने, है ना, और किसे विस्तार से, है ना, विष्कंभा दूने दूने, द्विर द्विर लिखा है ना, तो मतलब दूने दूने है ना, बिल्कुल 1 लाख योजन का ये है तो 2 लाख योजन का कैसा है दूसरा है, फिर 3 लाख योजन का समुद्र है तो 4 लाख योजन का द्वीप है, फिर 4 लाख योजन का द्वीप है तो कैसा है उससे दूने दूने है, मतलब 5 दूनी 10, ऐसे दूने दूने हैं। ये तो मैंने 1-2 आपको बताया है ना, ऐसे दूने दूने विस्तार वाले हैं और घेरे हुए हैं ना, द्वीप को समुद्र, है ना, फिर समुद्र से द्वीप, ऐसे घेरे हुए हैं। तो द्विर द्विर विष्कंभा मतलब विस्तार, पूर्व पूर्व मतलब पहले, जैसे पहला अपना जम्बू द्वीप है, फिर उसके आगे क्या होगा, लवण समुद्र आएगा, है ना, फिर आएगा धातकी खंड आएगा, फिर कालोददी समुद्र आएगा, फिर उसके बाद पुष्करार्ध द्वीप आएगा, है ना, फिर उसके आगे पुष्करार्ध समुद्र आ जाएगा। तो ऐसे ये सभी पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, परिक्षेपिणी मतलब घेरा, है ना, परिक्षेपिणों मतलब यो उसको घेरे हुए, चूड़ी होती ना बेटा, चूड़ी, है ना, जैसे कोई छोटी चूड़ी हो और फिर हमने उसके अंदर बड़ी चूड़ी फंसा दी हो, है ना, तो वो क्या हुआ अवनी, उसका है ना बाउंड्री हो गई ना, छोटी चूड़ी हमने रखी फिर उसमें बड़ी चूड़ी फंसा दी हमने, तो वो उसके कैसी है, बाउंड्री हो गई, उसको घेर लिया, छोटी चूड़ी को घेर लिया उसको। तो इस प्रकार से दूने छेपिणों परिक्षेपिणों मतलब घेरा, वलयाकृतयः, वलयाकृत मतलब गोल, थाली के आकार के, है ना, गोल चपटी थाली के आकार के, है ना, आकार भी देख ही नहीं रहे ना बेटा, गोल है ना, गोल है ना, और कैसे एक दूसरे को द्वीप से समुद्र, पहले द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, फिर द्वीप फिर समुद्र, ना, ऐसे घेरे हुए हैं। तो वे सभी द्वीप और समुद्र उत्तरोत्तर दूने दूने व्यास वाले पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र से वेस्टिज, वेस्टिज मतलब घेरे हुए हैं, करने वाले चूड़ी के आकार के हैं। द्वीप और समुद्र का आकार विस्तार कितना कितना है, वे सभी द्वीप और समुद्र उत्तरोत्तर दूने दूने व्यास वाले हैं। पूर्व पूर्व के द्वीप और समुद्र को वेस्टिज, वेस्टिज मतलब कवरेज उससे, है ना, तो वेस्टिज करने वाले चूड़ी के आकार के हैं। द्विर द्विर का अर्थ होता है दूने दूने, विष्कंभा का अर्थ होता है विस्तार, परिक्षेपणों का अर्थ होता है घेरे हुए, और वलयाकृत का अर्थ होता है चूड़ी के आकार के होते हैं। चपटे, है ना, चपटे थाली होती है ना बेटा, चपटी थाली बिना बाउंड्री की, वो तो ऐसे चपटे थाली के आकार के होते हैं। देखो तीसरा समुद्र है ना, पुष्करवर समुद्र का विस्तार 32 लाख योजन का है। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है। इनके सब विस्तार भी बेटा कितने कितने हैं ना, बस दूने दूने बता दिए हैं बिल्कुल। जैसे 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है तो 2 लाख योजन का कैसा है लवण समुद्र होगा, फिर उससे 4 लाख योजन का कैसा है धातकी खंड होगा, तो 8 लाख योजन का कालोददी समुद्र होगा। ऐसे दूने दूने कैसे हैं, विस्तार वाले हैं बिल्कुल। अब आगे कहते हैं तन्मध्ये
9वां सूत्र हम पढ़ेंगे। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। चलो कंटिन्यू में पढ़ेंगे। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन चलो पढ़ो। रक्षा पढ़िए। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो फिर से सुपरफास्ट नहीं, शांति से। तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृत्तो योजन सहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। हाँ, देखो अर्थ देखते हैं इसका। तन संधि विच्छेद के तन मतलब वो, उसका, उन, मतलब किसकी चर्चा चल रही है अपनी, है ना, जम्बूद्वीप की अपनी चर्चा चल रही। तो तन मतलब उसके मध्य में कैसा है, मेरु नाभिर्वृत्तो। नाभि बेटा कहाँ होती है अपनी बॉडी में, अपनी नाभि कहाँ होती है, सेंटर में। नाभि कहाँ होती है, सेंटर में, बीच में होती। उसी प्रकार से मेरु पर्वत कैसा होता है, वो जम्बूद्वीप के कैसा है, बीच में है। बिल्कुल दिख रहे हैं आपको ये मेरु पर्वत, ये दिख रहा है मेरु पर्वत बेटा, है ना। ये कैसा है, बीच में है इसका, है ना। ये कैसा है, सुमेरु पर्वत है ना, ये बीच में है उसका, दिखा। जम्बूद्वीप के बीच में 5 मेरु है ना, तो एक मेरु तो कैसा है, जम्बूद्वीप में है। बाकी के 2 कैसे हैं अपने इसमें धात्की खंड में, और 2 हैं फिर पुष्करार द्वीप में। ऐसे 5 मेरु हैं बेटा, 5 मेरु है ना। तो ये जम्बूद्वीप में कैसा है, अपने 2.5 द्वीप में 5 मेरु पाए जाते हैं। तो तन है ना, तन मध्य मतलब नाभि बोला ना, नाभि मतलब नाभि कहाँ होती है, बीच में होती है। ऐसे जम्बूद्वीप के बीच में कैसा है, वो सुमेरु पर्वत है। और कैसा है, 7 लाख योजन का है वो सुमेरु पर्वत, 1 लाख योजन का है। उसका विष्कम्भो मतलब विस्तार, उसका विस्तार कैसा है, 1 लाख योजन का है। जम्बूद्वीप में पाया जाए, मतलब जम्बूद्वीप के बीच में सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का स्थित है। अब कहते हैं कि उन सब द्वीपों के मध्य में कौन सा द्वीप है, सब, हाँ, जम्बूद्वीप है। नाभि व्रत का अर्थ होता है जैसे शरीर में नाभि होती है, वैसे ही द्वीप समुद्र के बीच में कैसा होता है, ये जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है, सुमेरु पर्वत। ये सुमेरु पर्वत पर ही होता है ना बेटा अभिषेक। सुमेरु पर्वत पर ही वर्तमान के 24 भरत क्षेत्र की जो 24 का अभिषेक बेटा कहाँ होता है, सब पंचकल्याणक में आपने देखा होगा। सुमेरु पर्वत पर सची इंद्राणी और वो सब ले जाते हैं और फिर उसका कैसा है, अभिषेक होता है। हाँ बोलो बेटा। अभी इसका वर्णन आएगा। ये बेटा है ना, सब सरोवर हैं, तालाब हैं, क्षेत्र हैं, तालाब हैं, इसकी रचना है ना। अभी आगे अपन इसका वर्णन करेंगे। तो जम्बूद्वीप का विस्तार है ना। द्वीप और समुद्र असंख्यात हैं, तो 13 का नाम क्यों पड़ा है, गिनाए हैं। तो असंख्यात को कहाँ गिनाने जाएंगे, असंख्यात को गिनाना संभव ही नहीं है और याद भी नहीं रह सकते हैं। अरे 13 के नाम ही नहीं याद रहते हैं लोगों को, 24 तीर्थंकर के नाम ही याद नहीं रहते हैं ना। ये तो आप लोगों ने पढ़ लिए, इसलिए आपको कैसा है, हाँ, आप लोगों ने पढ़ बेटा, उपयोग इधर लगाओ। शरीर देखने लायक नहीं है, क्या देखना, खून पीप का भरा हुआ शरीर है, इसको क्या देखना बेटा, देखने लायक उपयोग। जिसने क्लास में अगर ध्यान से पढ़ लिया ना, तो उसके एग्जाम्स की 50% तैयारी हो जाएगी। कि कदाचित आपको नहीं भी आता हो तो आप समझ गए ना बेटा, तो उसको लिख लोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए क्लास में सब लोग ध्यान पूर्वक बिल्कुल सुनना, तो समझो आपकी आधी तैयारी यहीं पर हो गई है। अब आगे कहते हैं,
बस थोड़ा सा और लेकर फिर समाप्त करते हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन का है ना, और योजन 2000 कोस का 1 योजन होता है। 1 योजन कितना होता है? 2000 कोस का 1 योजन होता है। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई कितनी है? सुमेरु पर्वत की ऊंचाई 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन है। वो 40 है ना, जो 40 योजन ऊपर चूली का मतलब कैसा है? टॉप पर, जो टॉप होता है ना किसी चीज़ का, वह किसी चूली का है। और 1000 योजन के साथ ज़मीन के अंदर है। नींव होती ना, अपन भी घर बनाते तो उसकी नींव होती ना बेटा, तो 1000 योजन ज़मीन में है। सुमेरु पर्वत के कितने खंड हैं? 3 खंड है। आपने देखे होंगे ना सुमेरु पर्वत, है ना, अपने यहाँ ये चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, है ना, तो उसके 3 कटनी बनी रहती, 1, 2 और 3 पार्ट में होता है। तो ऐसे 3 खंड होते हैं और सुमेरु पर्वत के 3 खंड होते हैं। पहला खंड जम्बू से 500 योजन ऊंचा। आप हस्तिनापुर जाएंगे तो हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप बना हुआ है और बीच में सुमेरु पर्वत भी है, जिसमें अपन चढ़ के ऊपर तक चले जाते हैं। तो और दूसरा 62.5 योजन ऊंचा। पहला खंड जमीन से 500 योजन तक ऊंचा, दूसरा 62.5 योजन ऊंचा और तीसरा 36,000 योजन होता है। ऐसे 3 उसके पार्ट होते हैं जम्बू द्वीप के। सुमेरु पर्वत में कितने वन हैं और कहाँ कहाँ हैं, उनका क्या क्या नाम है? सुमेरु पर्वत के ऊपर 4 वन है। एक ज़मीन पर है, बाकी 3 कैसे है? कटनियों पर है। कटनी मतलब वो पार्ट उसके, कटनियों में कैसे हैं पाए जाते हैं। उनके नाम है भद्रसाल वन, नंदन वन, सोमनस वन तथा पांडुक वन। 4 वन जो पाए जाते हैं ना, तो कैसे हैं? ये जो देवता लोग होते हैं ना, जैसे आप लोग घूमने जाते हो ना गार्डन वगैरह में, है ना, ऐसे देवता लोग कैसे ये वनों में कैसे हैं भ्रमण करने के। नंदन, चलो आज नंदन वन घूमने चलेंगे। अब आजकल तुम लोग जाते हो, आज चलो मॉल में घूमने चलेंगे, आज कोई गार्डन में घूमने चलेंगे। तो ऐसे देवता लोग कैसे हैं इन वनों में कैसे हैं भ्रमण करने के लिए जाते हैं। चारों वनों में चारों दिशाओं में कितने कितने चैत्यालय हैं? चारों वनों की चारों दिशा में 4 चैत्यालय, कुल मिलाकर 16 चैत्यालय हैं। सुमेरु पर्वत पूजन में आता ना 16 चैत्यालयों का वर्णन। सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला कहाँ पर है और कितनी है? पांडुक शिला वन में चारों दिशाओं में 4 पांडुक शिलाएँ होती है ना, और ये पांडुक शिला पर ही कैसा है? अभिषेक होता है। तो चारों पांडुक शिलाओं पर चारों दिशाओं में संबंधित तीर्थंकर अभिषेक करते हैं। उन चारों पांडुक शिलाओं का नाम और वर्ण क्या है? प्रथम का नाम है पांडुक शिला। 4 दिशा में 4 है ना बेटा, तो जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर होते हैं उनका अभिषेक कैसा है? ये प्रथम पांडुक शिला पर होता है, वह स्वर्णमयी होती है। दूसरों का नाम पांडुक बला शिला है, वो रजतमयी होती है। तीसरी का नाम रक्त शिला है जो स्वर्णमयी होती है। और चौथी का नाम रक्त कंबला शिला है, ये किसी लाल मणियों की होती है। ये चारों पांडुक शिलाएँ कौन कौन सी दिशाओं में हैं? पहली ईशान दिशा में, दूसरी आग्नेय दिशा में, तीसरी नैऋत्य दिशा में और चौथी वायव्य दिशा में होती है। प्रत्येक दिशा में कैसे हैं? 4 है। मेरू पर्वत के अलग अलग कुल कितनी प्रतिमाएं होती? एक मेरू संबंधी 16 जिनालय है, जिसमें 1728 प्रतिमाएं होती हैं। 5 मेरू संबंधी कुल मिलाकर जिनालयों की संख्या कितनी होती है? 8640 प्रतिमाएं होती है ना। द्विसमुद्र की संख्या कितनी है? असंख्यात होती है ना। 25 कोड़ा कोड़ी, अब कैसे असंख्यात का 25 कोड़ा कोड़ी पल्य प्रमाण 2.5 सागरों के समयों की जितनी संख्या होती है उतने कैसे हैं द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं। अब इस प्रकार से अपन ने कैसी है इसकी चर्चा यहाँ पर की है ना। चलिए पढ़ लीजिए, है ना, सूत्र पढ़ लीजिए आप। ये अपन ने जो 3 सूत्रों की चर्चा की है, सूत्र पढ़ लीजिए। पूर्व परिक्षेत्र
अब आप सूत्र पढ़ रहे हो तो आपको सूत्र से उसका ख्याल आता है ना कि क्या कैसा है, इसमें वर्णन आया हुआ है। इस प्रकार शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। बोलो अब आज वो बोलो, देखो मुनि राजों पर कैसे कैसे। देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, व्यग्र न हो शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, चिदानंद रस सहज पियो। बोलिए अनंत अनंत सत्य परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। माशय चिन्वाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। तत्वासुत नामक महान ग्रंथ की जय हो। आचार्य गद्य पिछोमा स्वामी देव की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। एक